एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त सेट है। अगर हम देखें जो पिछले साल पेपर हुए तो उनमें से एक बहुत प्यारा सेट है जो 30 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस सेट है। इसको हल्का सा आप मॉडरेट से हाई की तरफ कह सकते हो, थोड़ा सा टफ कह सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो लोग इसमें 25 प्लस लेके आ रहे हैं उनकी तैयारी हम मानेंगे कि अच्छी है। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज ऑफिस जाने के चक्कर में थोड़ा एक जरी बुक का लॉन्च था, फिर मेरी जो वो बुक है आपकी क्लास नोट्स वाली, वो बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, तो उस चक्कर में वो आपकी जल्दी आ जाएगी 2-4 दिन में। उसका हिंदी मीडियम भी आएगा जल्दी, तो उस पर भी थोड़ा सा काम हुआ, तो सारी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई आज की। शाम को 6 बजे वाली क्लास तो हो भी नहीं पाई है, बाकी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन फटाफट से करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। नोट्स आपके ऑलमोस्ट, क्योंकि कल रात भर मैं इन चीज़ों पे लगी रही हूँ, तो नोट्स ऑलमोस्ट तैयार हैं। कल आपको हो सकता है कि ईवीएस और मैथ्स दोनों के ही मिल जाए नोट्स, नहीं तो ईवीएस तो 110% मिल जाएगा, बट मैथ्स के भी आपको, मैथ्स पेडागोजी के भी नोट्स आपको कल मिल ही जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा जो मैराथन सेशंस हैं उसकी भी प्लानिंग करके हो सकता है मैं कल ही एक बड़ा सेशन लगा दूँ इंग्लिश पेडागोजी या कोई, तो अभी उसका गारंटी तो नहीं, बट हाँ आपके एग्जाम से पहले, जैसे आज 23 है ना, तो मैराथन सेशंस भी आपके हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप पोल लीजिए और जवाब दीजिए। और उसके अलावा जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके आसपास अगर आपका कोई यार दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसको बोल सकते हैं कि करियर पे जाकर के वो बैच में एनरोल कर सकता है। अब ऑलरेडी इतनी जबरदस्त संख्या में लोग वहाँ हैं, और पेडागोजी भी अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ये पेडागोजी का बैच है केवीएस के लिए, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये कंप्लीट बैच है, एकदम जो मिनिमल फी हो सके, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है क्वेश्चन नंबर है 1? समझते हैं क्या है चीज़ें, कैसे काम करेंगी। देखिए बहुत बढ़िया, ये शेयर आप कर दीजिएगा हम लोगों के साथ। आज इवेंट भी बहुत लेट लगा है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। अगर कल आपने केवीएस वाली क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो लाइफ स्पैन की बात करती है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मृत्यु तक की बात करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास, जब तक वो स्कूल में है, एडोलेसेंस तक, जो कि एडोलेसेंस के अंत तक उसका लगभग सभी तरह का विकास हो जाता है मैक्सिमम। तो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नहीं लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है। तो कहानी कहां से शुरू होगी? कॉन्सेप्शन से, यानी बर्थ से नहीं। कोई भी अगर आपको कहे डेवलपमेंट बर्थ से डेथ तक चलता है, जी नहीं, डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, जन्म से भी पहले, गर्भ से मृत्यु तक जाता है। ठीक, तो जन्म से कहानी शुरू नहीं हो रही है, कहानी शुरू हो रही है आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, यानी कहानी आपकी गर्भावस्था, यानी बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक। भाई प्याजी के अगर आप स्टेजेस देखेंगे, उन्होंने 15 साल तक निपटा दिया, जितना भी मैक्सिमम डेवलपमेंट है कॉग्निशन का। तो जितने भी तरह के मुख्य विकास होते हैं वो सब हो चुके होते हैं एडोलेसेंस के अंत तक, यानी 10 से 19 वर्ष डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, और 12 से 18 वर्ष हम एडोलेसेंस को कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। और बर्क भी ऐसा कहने, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि बर्क के अनुसार है ये बात। बर्क बिल्कुल साफ साफ कहती है, लिंडा बर्क, के जो गर्भधारण से किशोरावस्था तक की जो स्टडी है, बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रेवर कई बार ऐसा भी कहते हैं, जेम्स ड्रेवर, वो कहते हैं जन्म से किशोरावस्था तक जो आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इसी तरह से पूछेगा। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम के अनुसार भी पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज है, चलो हम जब सीडीपी मैराथन करेंगे तब आएंगे उस पे, जो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे थे ना कल, उसमें भी हल्का सा कैच है, क्योंकि पेपर के पैटर्न को और आंसर की को दोनों को समझते हुए चलना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। इतना जल्दी भी नहीं हटाना है और देख लेना बैलेंस, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं असर्शन की, यानी एक कथन और दूसरा उसका तर्क, इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर आए, इसलिए एक अच्छा सेट है। अगर इन 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस आप ला रहे हैं, मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में भी नूब नहीं होंगे, यानी न्यू भी नहीं होंगे। नंबर वहां भी आप ठीक ठाक ले आएंगे। सर्दी बहुत है, बट आपको चुपचाप से घर के अंदर रह के पढ़ते रहना है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बोलना भूल गई हूँ, है ना। स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कथन की बात करें, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोग्रेस एंड पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी जो बच्चों का विकास है, उसका मार्ग, उसका पाथ एग्जैक्ट क्या होने वाला है, उसकी प्रगति यानी उसकी प्रोग्रेस, उसका रेट क्या होने वाला है, ये पूरी तरह से सटीकता से एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी विकास क्या है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आपको पता होता है बच्चा चलने से पहले खड़े होना सीखेगा, दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये पूर्वानुमान है, आपको पता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना, पूत के पांव पालने में बिक जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जिस क्षेत्र में, मान लीजिए बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी रुचि है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरफ बहुत अच्छा करेगा, लेकिन सटीकता से प्रेडिक्ट कर देंगे आप नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो खुद कितनी मेहनत करता है, एनवायरमेंट का जो भी रूल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बैकग्राउंड से कितना सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्यूरेटली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्ट रेट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो बात ट्रू हो गई, एकदम सत्य है। रीजन क्या है इसका? यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज, यानी जो यूनिक कॉम्बिनेशन है किसके, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। जेनेटिक्स मतलब आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता, आपके जीन्स, आपका डीएनए, और जो एनवायरमेंट में चीजें मिली हैं उन दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है क्या, डेवलपमेंट। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स। अब ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये कहीं भी लेके जा सकता है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कब हावी हो जाए, कब एनवायरमेंट हावी हो, किस क्षेत्र में जेनेटिक्स ज्यादा प्रभावी हो जाए, किसको पता है। तो दोनों ही बातें सही है, ये बात भी एकदम सही है। कौन कह रहा है ये ऑप्शन? 74% लोग। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि हम एग्जैक्ट एक्यूरेटली, एक सेकंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, मतलब सही बात है। और इसका रीजन क्या है कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, वो अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हम। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें एकदम सही है। और देखो आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ए, और क्या आर सही है। अच्छा ठीक है, पता लग गया दोनों सही है। अब आपको ये देखना है कि अगर सही है तो इसकी रीजनिंग सही है,
जो ए के बारे में आर में रीजन दिया गया है ना, क्या वो रीजन ए के बारे में सही है, वो रीजन अपनी कोई कहानी गाने में लगा हुआ है, ये जरूर देख लेना है हमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। सोशलाइजेशन इज यानी सामाजिकरण क्या है, समझते हैं। सिंपल प्रोसेस है ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया डेवलपमेंट में सरल नहीं होती है, पहली बात गांठ बांध लेनी है ना, कि डेवलपमेंट या कोई भी चीज यहाँ पे सरल कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स इतने सारे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना प्रक्रिया, जटिल हो जाएगी। बच्चे की हेरिडिटी भी है, उसका एनवायरमेंट भी है, फिर किस तरह के माहौल में आपने उसको अपब्रिंगिंग दी है, सोसाइटी में कैसे उसका सोशलाइजेशन हुआ है, उसने कैसे लिया है चीजों को, एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है, बहुत सारे फैक्टर्स। तो सिंपल तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, सिंपल होता है इंटरनेट पे आके किसी को भी बुरा भला कह देना, दैट सिंपल है ना। बस वो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स है जो ऐसा कह रहा है, क्योंकि सिंपल व्यक्ति किसी को बुरा नहीं कहेगा, और जो कॉम्प्लेक्स है जो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है वो किसी को अच्छा कैसे कहे। तो एक ही चीज सिंपल है, किसी को बुरा भला कह दो, है ना, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी से आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मैनर, बहुत बार हमने डिस्कस किया है बैचेस में भी। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है जो बाहर दिखे। ओवर्ट मतलब ऑब्जर्वेबल, जिसका अवलोकन किया जा सके, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, वो ओवर्ट है। और कोवर्ट क्या है, जो छिपा हुआ है। छिपा हुआ मतलब जिसको हिडन है, वो जैसे हिडन करिकुलम होता है ना, यानी जिसको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, महसूस करेंगे। तो जटिल प्रक्रिया जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से होती है, वो सोशलाइजेशन है। सुंदर लग रहा है ऑप्शन पढ़ने में, समझने में, जानने में। सुंदर मतलब बेहतर, समझदार। सी ऑप्शन है लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन एन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस लीनियर नहीं है, स्पाइरल होती है। ऐसा थोड़ी आज सोशलाइजेशन 200 ग्राम हुआ है, कल भी इतना ही होगा, परसों भी इतना ही होगा। रोबोट थोड़ी हम ह्यूमंस, ठीक है ना, गलत। फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लान्ड बाय द फैमिली ओनली, यानी फॉर्मल प्रोसेस है भैया ये तो। अगर हम बात करें भाई बहनों को तू तड़ाक से भी बातें कर लेते हो, तो ये फॉर्मल कहां हुआ? बॉस को बोल के दिखाओ, है ना, बॉस यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, बोलो कभी नहीं हो पाएगा ना। ये प्रिंसिपल को बोलो स्कूल में, ट्राई करो, फिर दुखी, पता नहीं नौकरी का क्या चल रहा है, फिर तो देखना। तो ये फॉर्मल नहीं हो सकता, और ये इनफॉर्मल नहीं हो सकता। अगर हम देखें जो फॉर्मल माहौल है स्कूल का, जहां औपचारिकताएं ज्यादा हैं, वहां पर इनफॉर्मल होकर के पंगे हो जाएंगे। और अगर हम बात करें फैमिली की, अगर हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गए, है ना, मम्मी इतने परसेंट टाइम आपने मेरा खा लिया, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरे घंटे की कीमत इतने लाख है, और अगर आप हिसाब लगाने बैठे घर में फॉर्मेलिटी ले आए तो रिश्ते खराब, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये तो बड़े बड़े फैमिली के मामले में फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ठीक। अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन है ए सही, ए तो हो ही नहीं सकता, सिंपल है। ऑप्शन सिर्फ बी सही बचा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सामाजिकरण, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। यानी कॉम्प्लेक्स है, ओवर्ट मतलब जो चीजें आपको डायरेक्टली सिखाई जा रही हैं। बच्चे कोई घर में आए तो नमस्ते करते हैं, है ना, और ऐसे एक टांग पे नहीं खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों पे वजन डाल के खड़े होते हैं। क्या सोशलाइजेशन है? डायरेक्टली सिखाया जा रहा है। कोई आपको बोलेगा, टीचर, माँ बाप, दोस्त यार, कुछ भी, कुछ चीजें आप इनडायरेक्टली कोवर्ट होती हैं। आप कहीं गए किसी देश में रहने या कहीं घूमने भी गए, आप बहुत सारी चीजें वहां से उठा लेते हैं, है ना, कि बहुत सारी चीजें आप वहां से उठा लेते हैं। तो कुछ चीजें आप हिडन होती हैं, इनडायरेक्टली सीख लेते हैं, कोवर्ट होती हैं, कोई आपको कहता नहीं है, अंदर होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख जाएंगी वो, तो वो कोवर्ट है एक तरह से, वो कह के नहीं सिखाई जा रही है। तो सी ऑप्शन नहीं, बी सही था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी वो बच्चे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, यानी अमूर्त संक्रियात्मक चरण में होते हैं। आपको पता है अमूर्त संक्रियात्मक चरण 11 से 15 वर्ष, प्याजे की आखिरी स्टेज है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे होगा बच्चे का, किशोर का, एडोलसेंट का। ठीक है जी या नहीं है? ठीक, बिल्कुल ठीक है, बट हो नहीं पा रहा है ज्वाइन। सोफिया कह रही है मुझे केवीएस का बैच ज्वाइन करना है। सोफिया करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, कल को मुझे ये दिखाना ही पड़ेगा एक बार। बड़े परेशान हैं कई लोग जिनको टेक्नोलॉजी यूज करने में दिक्कत होती है। फिर आप करियर पे जाएंगे, वहां पे टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर सेक्शंस दिए हुए हैं, एसएससी, ये वो, डिफेंस, फलाना, तो टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। फिर वहां पे आपको केवीएस, पेडागोजी और ये सारे बैच जो भी लेटेस्ट बैचेस हैं 3-4 वो दिख जाएंगे, वहां आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये प्रोसेस है। क्या समझे? समझे कि नहीं? समझ के शौर्य सिंह? हम भी समझ गए, चलिए बहुत बड़ा। डी ऑप्शन है, 65% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। प्याजे की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल यूज डायग्राम्स टू डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, यानी पदानुक्रमिक, यानी जिन चीजों का आपस में रिलेशन हो, जहां पे बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे। ठीक है कि अगर आपको कुछ समझाना है तो आप चार्ट बना के हायरार्किकल सिखा सकते हो कि इससे ये चीज निकल रही है, इससे ये चीज निकल रही है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ चुका है, अमूर्त चिंतन, रीजनिंग डेवलप हो गई, डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो गई। अगर मैं कहूं तो हाइपोथेसिस वो कर पाएगा, तो ठीक है बात। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये तो फैक्ट है भाई। हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक चिंतन आता है कि बच्चा इमेजिनेशन में एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त यानी मुश्किल चीजों को भी सॉल्व कर पाएगा, समझ पाएगा। अवॉइड करना है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को भैया, इस स्टेज में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है और इसी में अवॉइड करोगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में अवॉइड कर देते, प्री ऑपरेशन में अवॉइड कर देते, सेंसरी मोटर में अवॉइड कर देते, बट फॉर्मल ऑपरेशन में तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को महत्व देना है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जिनको आप सोचते हैं, जो आपके विचारों में है, जिनको डायरेक्ट टच करना संभव नहीं है। पेन कॉन्क्रीट है, बट अगर मैं दिमाग में बिटकॉइन के बारे में सोचूं या और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्यार के बारे में सोचूं, ऑनेस्टी के बारे में सोचूं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो विचारों में है, वो इमेजिनेशन में है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीजन साइंटिफिकली, यानी बच्चे को साइंटिफिक थिंकिंग का मौका देना, बिल्कुल सही है। तो एक ही चीज नेगेटिव है, थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो कि डी ऑप्शन में, और आप सही जवाब दे भी पा रहे हैं। दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल दे पा रहे हैं। ज्योति वाधवानी, ठीक है, मेरी क्लास 9 बजे होती है, बट ईश्वर की दुआ से चीजें इतनी सारी हो जाती है मैनेज करने को। मैंने बैच लिया था, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, ज्योति आपकी कहानी में सुनूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं ताकि बाकी लोग पोल में जवाब दे सकें और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में? कोई भी परेशानी अगर है तो बता सकते हैं आप। देखिएगा फटाफट से देखेंगे। बहुत बढ़िया, पोल में दीजिए जवाब। बिल्कुल नहीं, पढ़ नहीं पाई एसएसटी, तो क्या एसएसटी क्लासेस देखनी चाहिए या नहीं, या कोई और तरीका है? बिकॉज एसएसटी 0 प्रिपेयर्ड है, 28 को है पेपर। ज्योति वाधवानी, अगर आपका पेपर 1 है तो एक तो उस पर ज्यादा फोकस करो अभी, क्योंकि पेपर 1 हर जगह लागू हो जाएगा। दूसरा, पेपर 2 की अगर आप बात करो तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इनको बहुत अच्छा कर लो। एसएसटी के केस में
अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिसकी वेटेज ज्यादा है तो उसको उठा लीजिए और उसका वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए इस टाइम पे। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, सीडीपी हिंदी इंग्लिश के बाद आप एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन वाले हुए कम से कम 5 6 10 सेट लगा दो, समझ आ जाएगा, चीजें रिपीट होनी शुरू होंगी, एक तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे और छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन पेपर में, संभावना है कि पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। हमारे खुद के रिलेटिव्स में से लोग हैं जिन्होंने पार्ट 2 पढ़ा नहीं था, बट क्योंकि उन्होंने 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे किए थे और थोड़ा सा उन्होंने समझ का प्रयोग किया अंत में, तो वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अब जो आपके सामने समय है वो बहुत लिमिटेड है, अब आप वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस होंगे, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो यार ऐसे करते हैं आज अभी, इसलिए मैं डेली बैचेस में बोल रही हूँ कि अगर आप बैच ले रहे हैं सेशंस पूरे देखिए, क्योंकि फिर ना तो उस बैच का फायदा होगा, अगर मान लीजिए चलो सीटेट में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो बैचेस का फिर वो बेनिफिट आप उठा नहीं पाएंगे ना जितना उठाना था, उसका रीजन भी मल्टीपल टाइम्स होना था। जीन पियाजे की थ्योरी में, जो कि संज्ञानात्मक विकास की है, इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ये तो चुपचाप से सीधा साधा लड्डू क्वेश्चन है कि अनुकूलन है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसी की दो पूरक प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप लाइफ में, दुनिया में अडेप्ट करते हैं, नए नए स्कीमा की तरफ जाते हैं। बाकी तीनों के बारे में पियाजे ने बात नहीं की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6, थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं जब सीधे आंसर बता दिए हैं तो, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप घबरा जाते हैं, है ना, और आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो व्हाइल जीन पियाजे गिव्स इंपॉर्टेंस टू डैश इन चिल्ड्रंस लर्निंग, लेव वाइगोस्की कंसीडर्स डैश टू बी इंपॉर्टेंट। यानी जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं? परिपक्वता को, हाँ बिल्कुल देते हैं। मैचुरेशन मतलब हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स को महत्व देते हैं, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीन्स के थ्रू नॉलेज को बिल्ड करेंगे या अपनी मैचुरेशन के थ्रू। मैचुरेशन क्या एक हेरिडिटरी प्रोसेस है। रीइंफोर्समेंट की जब हम बात कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगोस्की कोई नहीं करता। पुनर्बलन, वेरी गुड, शाबाश, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनकी बात ना पियाजे करते हैं और ना ही वाइगोस्की करते हैं। ये बात हमें बिल्कुल सरल ढंग से पता होनी चाहिए। ड्रिल और प्रैक्टिस की भी बात नहीं करते हैं पियाजे और वाइगोस्की, ये सब हवाई बातें हैं। स्टिमुलस रिस्पांस की भी बात पियाजे वाइगोस्की नहीं करते हैं, ये व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं इस तरह की बातें। तो एक ही ऑप्शन सही बचा, अगर आप एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं तो, और नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको पता है कि पियाजे क्या है, हेरिडिटी पे फोकस करते हैं, यानी मैचुरेशन पे फोकस करते हैं। मैचुरेशन यानी परिपक्वता जो जीन्स से आएगी, जो आनुवंशिकता से आएगी, जो हेरिडिटी से आएगी। और वाइगोस्की तो आपको पता ही है कल्चर के कितने प्रेमी हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कल्चर को, सांस्कृतिक उपकरणों को, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, यही तो 3 चीजें जो बेस हैं वाइगोस्की की थ्योरी का, है ना। और पियाजे की जो थ्योरी है उसकी 4 चीजें बेस हैं या एलिमेंट हैं, वो कौन से हैं देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट में। पियाजे आप याद रखिए फटाफट से, MESE, ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिन पे पियाजे की थ्योरी बेस्ड है। मैचुरेशन, मैचुरेशन बोले तो जीन्स, हेरिडिटी, कोई भी नाम आ जाए पता चल जाएगा कि मैचुरेशन की बात हो रही है। इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस, ठीक। फिर किसकी, सोशल एक्सपीरियंस और एक्टिविटी या खाली एक्सपीरियंस जिसको हम 4th कह रहे हैं। ये 4 प्रोसेसेस हैं पियाजे की और वाइगोस्की की, आपको बताइए SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, वाइगोस्की के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी वाइगोस्की के अनुसार क्या सही नहीं होगा, जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात ना करे वही सही होगा, वही सही नहीं होगा, क्योंकि 3 ही चीजों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं ना वाइगोस्की। तो मैम सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कब से होगा? मेरा सेंटर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया है, कितने दिन का टाइम और मिलेगा? सर मैं अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने 1 हफ्ते का तो कैलेंडर दे ही दिया होगा, तो वही मान लो कि उसके बाद आपका एग्जाम होगा, है ना। तो अभी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कब पेपर किस किस के हो रहे हैं। डी ऑप्शन 80% लोग चूज कर रहे हैं, बोले तो 80% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा, सही होगा, सही होगा। अब क्यों सही होगा इसी को देखना है, आपको पेपर तक जुड़े रहना है। कल हो सकता है आपकी क्लास, 1 क्लास तो कम से कम लगेगी, परसों हो सकता है 2 क्लास भी लगा दूं मैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, क्योंकि सैटरडे संडे करियर पे ऑफ रहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा टाइम दिया जाए और पेपर आपका सर पे है बिल्कुल। देखिएगा लेव वाइगोस्की की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात सही नहीं है वाइगोस्की के बारे में? गाइडेड एक्सचेंज, जहां भी किसी के गाइड करने की, असिस्टेंस की, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की बात है, हाथ पकड़ लीजिए, यस यस यस, वाइगोस्की ही कहेंगे सहयोग की बात। अप्रेंटिसशिप की बात, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी चर्चाएं जो एक दूसरे की समझ को व्यापक करें, बेहतर करें, ये भी सही है। कोलैबोरेशन बिल्कुल सही है, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। मैंने आपको वाइगोस्की की थ्योरी अभी मैराथन हुए थे, 8.5 घंटे सीडी भी पढ़ाया है, उसमें बात की है मैंने लास्ट में कि कैसे कोलैबोरेशन पे फोकस करना है, पीयर लर्निंग पे फोकस करना है। लेकिन रट्टे लगाने पे और उन रट्टों को उगलने पे पेपर में, इस पे फोकस वाइगोस्की नहीं करते। दोहराव व स्मरण करना, रट्टे लगाना, ड्रिल प्रैक्टिस, ये सब खराब बातें हैं वाइगोस्की और पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस। यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो किस पर जोर देती है को नकारते हैं, यानी जेंडर बायस थ्योरी है जो नैतिक विकास है कोहलबर्ग का। अच्छा यार कब है आपका हिमाचल प्रदेश टेट? क्योंकि मैं खुद बहुत व्यस्त हूं अभी, जब तक सीटेट है कि साथ में चल रहा है ना, तो मेमोरी में पढ़ा तो बिल्कुल देती निश्चित रूप से, बट समय हो पाएगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एचपी टेट में अगर आ रहा है वो चैप्टर तो, क्योंकि प्रॉपर पढ़ने में समय लगता है अदरवाइज। देखिएगा अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की 69% कह रहे हैं कैन एथिक ऑफ केयर, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कल परसों के क्वेश्चन में भी कि देखभाल की नैतिकता यानी महिलाओं में केयर की जो नैतिकता है वो केयरिंग होती है ज्यादा। अगर हम जस्टिस की नैतिकता की बात करें जो कि मेल्स में ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी जो लॉजिक और रीजनिंग पे ज्यादा बेस्ड है, जबकि वही फीमेल्स की जो मॉरलिटी है वो केयर पे बेस्ड ज्यादा है ना। तो अब उसमें सोसाइटी का भी रोल है और वो बाय नेचर भी वैसी है, बायोलॉजिकली भी, तो ये भी एक रीजन है। लेकिन इन्होंने इस एस्पेक्ट को डीवैल्यू कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं माना, किसने? कोहलबर्ग ने। बाकी चीजें तो यहाँ टिकती ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्रो सो जाइए ना, आप चादर ला देते हैं, आपको थोड़ा सा अटेंटिव रह लीजिए हैं और थोड़ा बैठ जाइए सीधे होकर ताकि पता चले कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। पोल लगा दीजिए टाइम से। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं? प्रपोज्ड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, हाँ बिल्कुल दिया। एमआई का सिद्धांत 8 प्रकार का इंटेलिजेंस है, पता है हमें। प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव एबिलिटी इज द सिंगुलर ट्रेट। सिंगुलर ट्रेट की बात कौन करता है? एल्फ्रेड बिने। यूनिटरी थियरी है इनकी।
एल्फ्रेड बिने जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था 1905 में और मेंटल एज की बात की थी 1908 में, इनकी सिंगल ट्रेट की थ्योरी कहते हैं सिंगल ट्रेट है बुद्धि, सिंगल एबिलिटी बुद्धि है, यूनिटरी एबिलिटी बुद्धि है। गेव द कॉन्सेप्ट, जबकि ये चीज आज की डेट में मान्य नहीं है, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया भैया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन का फॉर्मूला टर्मन, लुई टर्मन, ठीक। गिव इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, हाँ इनका बस चले तो 1400 भी बता दें, 1600 भी बता दें, क्या है, प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ठीक है। इतनी बात, आगे बढ़े। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में 1983 में। 8 प्रकार की बुद्धि आज की डेट में। एनईपी की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, किस चीज पर फोकस करती है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, बताइए सर, फटाफट से बताइए सर और मैडम, बताइए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, देखिए जहां वर्ड डी लग जाए इसका मतलब नेगेटिव बन रही है कोई चीज, है ना। ये अंग्रेजी के रूट वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में पढ़े होंगे आपने अपने टीचर से। कौन पढ़ाता है बैच में अंग्रेजी? अरुण सर। एक तो इंग्लिश कितने सारे टीचर्स हैं हमारे यहाँ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गैर संदर्भित, नहीं संदर्भ में पढ़ाना अच्छी बात होती है, गैर संदर्भित बिग्नो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है बच्चे को, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर सकते। रटवाने की तो भूमिका खत्म ही होती है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, लर्निंग फॉर लाइफ, है ना। जैसा कि जॉन डुई कह रहे हैं, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ की बात करो एजुकेशन में। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, संकल्पनात्मक समझ बेहतर हो। एनईपी ये कह रही है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, रट्टे ना लगाए वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहता है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली, यानी बाल केंद्रित शिक्षण में जो अधिगम है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। बच्चे को सेंटर में रख के एक्टिव रखना है आपको जब बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हो रही हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है, थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिमाग में भरना नहीं होता बच्चे के, प्रत्यक्ष निर्देशन या एक्सपोजिटरी टीचिंग कहते हैं, बिल्कुल दिमाग में भर दो सीधा, इन वर्ड्स को याद रखिएगा। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग हो गई या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये तो रटने जैसा हो गया। फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ किताबों में से। पैसिव लिसनिंग के थ्रू, पैसिव कैसे कर सकते हो, बच्चे को एक्टिव रखना मूल मंत्र है। लेट्स लर्न पे चिल्ला चिल्ला के इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 2-3 सालों से मैं डायरेक्टली बता रही हूं कि भैया ईवीएस मैराथन हो सकता है कल ही करा दें, कुछ भरोसा नहीं है। और नहीं तो इंग्लिश कोई ना कोई एक सेशन कंप्लीट में ले लूंगी कल, पूरी कोशिश करूंगी, या तो हिंदी इंग्लिश, इन तीनों चारों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सीडीपी मैंने कराई है आपको पूरी प्रॉपर 8.5 घंटे की इस बार भी, और तो उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का सेशन मैं कल ले लूंगी बड़ा। आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, हो सकता है 9 बजे से, हाँ 9 बजे से ही लूंगी यार, उससे पहले तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिएगा, तो अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने में, बच्चे को निष्क्रिय रखना ही नहीं है। बाय एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होगा, जो वो डिफरेंट सोर्सेस, विविध स्रोतों का अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा एनवायरनमेंट को, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही है। टेक्स्ट बुक बुरा नहीं है, बट टेक्स्ट बुक से दूर लेके जाना, मतलब टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है ना, मल्टीपल वेज में सिखाना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चा जहां विविध स्रोतों का, वो टेक्स्ट बुक से भी सीख रहा है, वो गूगल से भी सीख रहा है, वो कहीं वीडियो देख के भी सीखेगा, वो कुछ करके भी सीखेगा। देख भी लिया करो ब्रो, आगे किया है क्वेश्चन की नहीं, इतने भी एक्टिव मत बनो ब्रो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, असर्शन, यानी जब हम बात कर रहे हैं कथन की और रीजन की, तो कथन और तर्क की अभी आपको एडेप्टेशन की जरूरत है, पियाजे को पढ़ने की जरूरत है। देखिएगा, असर्शन यानी कथन और इसका तर्क। तो चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर एप्रोप्रिएट वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी ओनली, यानी बच्चे को जेंडर उपयुक्त व्यवहार, यानी लिंग उपयुक्त व्यवहार, कि आप मेल हैं तो ऐसे व्यवहार करें, फीमेल है तो बड़े प्यार से बोलिए, ये सारी जो चीजें हैं वो शैशवावस्था से के चरण से ही मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा होता है सोसाइटी में, ट्रू है, ये सोशलाइजेशन कहां से शुरू होता है, जन्म से शुरू हो जाएगा, मृत्यु तक चलेगा। तो अगर हम बात करें इन्फेंसी शुरू हो जाता है, सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, जीवन चलता है, समाज बदलता रहता है, आप नए नए सीखते रहते हैं। रीजन की जब हम बात करते हैं, इसका रीजन क्या है, आइसोलेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररिपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन, यानी बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव होते हैं, बच्चे में अपूर्णीय क्षति विकसित कर सकते हैं। यानी बचपन में बहुत अलग थलग रखा गया है, आइसोलेट किया गया है, ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया गया, अपनी बात को कहने नहीं दिया गया, तो लाइफ लॉन्ग इररिपरेबल, यानी रिपेयर नहीं कर सकते लॉसेस को, जो आपने क्षति पहुंचा दी बच्चे की पर्सनैलिटी। सही है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि दोनों सही हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो कथन है क्या इसका रीजन सही है या नहीं है। थैंक यू ये कह रहे हैं 64% लोग, जो कि गलत है आंसर। आप पढ़ाएंगे सोनम शुक्ला है, और 3-4 बार यार लिख दो, सोनम शुक्ला 5-6 बार लिख दो, गुस्सा तो देखो अपना, सारी चीजें हो जाएंगी। बता तो दिया कब देंगे नोट्स, फिर भी रो रहे हो, बताओ क्या करें। सब पढ़ लिया जो पढ़ाया पहले। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, 61% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझिए, बच्चे जो है वो बचपन से ही जेंडर एप्रोप्रिएट वेज में बिहेव करना सिखाने लगते हैं उन्हें, बिल्कुल सही बात है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, ट्रू है। आइसोलेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररिपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन। देखिए, पहले इशू में सामाजिकरण की बात तो हुई है कि जेंडर भूमिकाएं, लिंग भूमिकाएं, सोशल रोल्स हम कैसे सिखा रहे हैं, बट ये बात नहीं हुई यहाँ पे सेकंड में कि जेंडर के बारे में कोई बात हुई हो। ये इन जनरल इन्होंने बात कर दी कि जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में वो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या ये इसका रीजन बताया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बचपन से इन्फेंसी से जेंडर रोल क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं या सोशलाइजेशन में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये रीजन सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। ये अपने आप में बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इस तरह की सिचुएशन कमी बनती है जब दोनों सही हो बट रीजन सही ना हो। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही बनेगी। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना ये गलत है, बस ये इसका रीजन गलत है ना। व्यक्ति सही थे दोनों, बस एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, वो वाली स्थिति है ये, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर क्लियर है 2021 में, सेकंड पेपर इस साल नहीं हो पाया, अभी कहां फोकस करें, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट पेपर क्लियर है तो सेकंड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, एक पे ज्यादा फोकस करना है, और क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए हो गया ना, अगर क्लियर हो गया उसको कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कोर लाके
प्रेसिडेंट से मेडल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, टीचर्स शुड डिटेल द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट्स सो दैट, यानी शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, यानी इसीलिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग करा रहे हैं पीटीएम। इस बार मम्मी गई थी बेटा हैं पीटीएम में, मजे आए? कह रहा कि मम्मी यार तू सभी टीचर्स से मिलके आई हैं सारी टीचर से मिलके आई हैं। जनरली मैं यदि जाते हैं तो ठीक है, तो क्लास टीचर ने बात करके आ गए और मम्मी ने लगा दी क्लास और सारे कॉलेज इकट्ठे बाहर आ गए पीटीएम में। अब बात क्या हो रही है कि टीचर्स को डिटेल क्यों देनी चाहिए बच्चे के आकलन की पेरेंट्स को, यानी ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग में हो रहा है ये क्यों होना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए पेरेंट्स को, बताइएगा। तो बच्चों के मूल्यांकन व विवरण, भाई कितने नंबर आए देख लो अपने सुपुत्र या पुत्री के, है ना, ये सब बताना चाहिए पेरेंट्स को टीचर्स के द्वारा। क्यों पीटीएम्स हो, क्यों? ये ब्रॉनफेन ब्रनर की थ्योरी है जिसमें पीटीएम की बात कर रहे हैं वो। अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है द पेरेंट्स कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबल गिवन टू द चाइल्ड। देखिए लेबलिंग के लिए तो आपको एजुकेशन देनी ही नहीं है, ठप्पा नहीं लगाना, नामांकित नहीं करना, पास फेल कमजोर फलाना, ये नहीं होना चाहिए रीजन, ठीक। द पेरेंट्स कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग इनटू व्हाट एंड हाउ द चाइल्ड हैज बीन लर्निंग, यानी अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को भी तो पता चले, उनको भी तो समझ में आए कि हमारा बच्चा व्हाट एंड हाउ कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, वो उसकी नोटबुक देख कर कुछ असेस करें। बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ताने मिलते हैं बेचारे बच्चों को, है ना। तो अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पेरेंट्स कैन नो व्हाट ऑल देयर चाइल्ड कैन नॉट डू। भाई जो नहीं कर सकता, सिर्फ जो नहीं कर सकता उसी के बारे में जानना है, जो कर सकता है उसके बारे में तो जानोगे। डी ऑप्शन है द पेरेंट्स कैन कंपेयर देयर चाइल्ड टू अदर चिल्ड्रन, कंपेयर दूसरे बच्चों से नहीं, अपने ही बच्चे की पिछली परफॉर्मेंस के, भैया इस बार तो मैथ्स में नंबर कमाए लेकिन पिछली बार ज्यादा आए थे, क्या गड़बड़ हुई, तुम तो अच्छे थे मैथ्स में। तो आप बच्चे की ही परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस से नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए थे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवाल क्या कह रही हैं आप? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11 में दिक्कत है, बाद में बताएंगे लास्ट में 30th क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स अ टीचर शुड, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के साथ उनको सुनिश्चित करने के लिए वो भी सीख पाए, टीचर को क्या करना चाहिए। अब सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बच्चा कौन है? जो किसी समाज से, यानी किसी जाति के आधार पे या इकोनॉमिक स्टेटस गरीब परिवार से है, या कोई पर्टिकुलर जेंडर है, मेल है फीमेल है, कोई जाति है, उस आधार पे क्या करो ब्रो, अपने आप निशा से कुछ नहीं होता, तुमसे सब हो जाता है, बैक हो जाता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है 1 घंटे में। तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज क्या है, जो हाशिए पे हैं, या तो जिनके पास पैसों की कमी है, जाति या समूह के आधार पर उनको अलग थलग रख दिया गया है, उनको बराबरी का अधिकार मिला ही नहीं है। तो इस स्थिति में एंश्योर दैट दे टेक ट्यूशन देना तो वैसे भी कोई उद्देश्य नहीं है। एंश्योर दैट दे आर गिवन अ लॉट ऑफ रिकॉल से कुछ नहीं होगा कि आप रटवा दो उनको, बार बार सेम चीज रिपीट करने को कहो, ये कोई पॉजिटिव वर्ड है ही नहीं। एंश्योर दैट दे डू नॉट लॉस इंटरेस्ट इन अटेंडिंग स्कूल, ये बात बिल्कुल अच्छी है। एंश्योर दैट स्टैंडर्ड डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, भैया कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होगा करिकुलम, लिख लीजिए दिमाग में कहीं, गैर संदर्भित नहीं, डी नहीं लगेगा, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, सिर्फ संदर्भित होना चाहिए कि संदर्भ में हो, वो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा सीख रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ। तो स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब रुचि बनी रहेगी तो वो सीखते रहेंगे, चाहे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से वो आज है कल नहीं रहेंगे, ठीक। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट टेस्ट द स्किल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करती है, यानी वो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है जो स्किल ऑफ इवैल्यूएशन को परीक्षण करते हैं, यानी बच्चे के अंदर मूल्यांकन की क्षमता है कि नहीं। अगर सिचुएशन आपके सामने कोई दे दी जाए तो आप गलत और सही में कुछ तो अंतर कर पाए, कुछ तो मूल्यांकन कर पाए, तो वो क्षमता है कि नहीं, ये किस तरह के क्वेश्चन पूछने से आपको पता चलेगा, बताइएगा फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ये कौन है? मोहम्मद साकिब हैं, कह रहे हैं 25,000 लाइव हैं बट 9,000 ही लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। हाँ भाई लाइक शेयर करते रहा करो, मुझे दिख भी नहीं रहा, मेरा ध्यान भी नहीं है आज कितने लोग लाइव हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, अच्छा सेट है ये, एक मॉडरेट टू हाई सेट कहेंगे इसको, मतलब हल्का सा टफ की तरफ कहेंगे। ये 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 ले आ रहे हैं दैट मींस यू आर डूइंग गुड, 25 प्लस लेके आओ बल्कि, ठीक है ना, क्योंकि इतना ईजी भी नहीं है और सिलेबस ऐसा भी नहीं है कि इसका जस्ट ऑपोजिट बन जाएगा, क्योंकि सिलेबस से इसी तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन व्हाट वेज आर दी बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा, यानी आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार से भिन्न है, यानी जो पुस्तकें हजारों साल पहले लिखी जा रही थी या जो आज की किताबें वो कैसे अलग हैं, मतलब डिफरेंशिएट करना है, डिफाइन करना है आर्कियोलॉजी को। तो डिफाइन करने में तो आपको नॉलेज लगेगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आया डायरेक्टली तो पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करना मतलब नाउन की डेफिनेशन बताओ, नॉलेज में होगी, रट्टा लगाया होगा। व्हाट मेटल्स, तो ये तो नॉलेज है, इवैल्यूएशन तो यहां पता नहीं लगेगी। व्हाट मेटल्स डिड पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज टू मेक टूल्स, रिकॉल बेस्ड बात है कि हड़प्पन सोसाइटी में किस तरह के टूल्स, तो यहाँ पे नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन हद से हद चेक हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज हो रही है। When was the site of Harappan civilization discovered, सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इवैल्यूएशन पे जाना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 6 लेवल है ना, पुराने वाली में। इन व्हाट वेज आर द बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट करना पड़े, जब जज करना पड़े, मतलब जज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ जाइए इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक। ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवैल्यूएशन।